नमस्कार प्रिय साथियों। मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे राजा का इतिहास जो जमीन से आसमान पर पहुंचा, जिसने पूरे भारतवर्ष में अपनी विजय की पताका लहराई और जिसने बता दिया कि सही दिशा, सही मार्गदर्शन अगर मिले तो व्यक्ति जमीन से आसमान में उड़ने के लायक कैसे बन सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, जिसका समय काल है 323 से 184 ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो भी एप्लीकेशन के हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है और ईसा पूर्व क्या होता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का कुल समय रहा 323 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, पहले उनको समझते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले पृष्ठभूमि को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हमें आगे चलकर विषय की समझ आएगी। तो हमारी पृष्ठभूमि ये है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित कि मौर्य काल में प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य शासकों के अधीन पत्थर पर भव्य संरचनाओं व कलात्मक धरोहरों का निर्माण हुआ। पत्थरों को काट कर स्थापत्य व स्तूप निर्माण, है ना, स्थापत्य और स्तूप स्तूप विशेषकर हम सम्राट अशोक महान के समय देखेंगे, स्तूपों का निर्माण किया गया। साथ ही क्या हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, व्यापारिक तंत्र का विकास एवं मुद्रा प्रणाली की सुव्यवस्थित स्थापना इस काल की विशेषताएं हैं। मौर्य साम्राज्य प्रारंभ करते हैं। अब अगर हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना हो, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना हो, तो उसकी जानकारी के क्या स्रोत होंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके सोर्सेस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी प्रश्न यही आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत क्या है। यही पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की जानकारी है, विशाखादत्त में अर्थशास्त्र की जानकारी है, तो हमें उसका मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत पे हम देखेंगे। अर्थशास्त्र से पता चलता है, जो चाणक्य के द्वारा रचित है, राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है यह। दूसरा पुराण, हमने देखा था मौर्य साम्राज्य में किस पुराण से मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिलती है। हमारे एप्लीकेशन के विद्यार्थी बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसमें कि कौन सा पुराण हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देता है। उसके बाद में मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा रचित है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था विदेशी वृत्तांतों में और साहित्यिक स्रोतों में बहुत अच्छे से हमने इस पे पढ़ा था। बौद्ध और जैन ग्रंथों आदि के द्वारा हमें क्या पता चलेगा, मौर्य साम्राज्य की जानकारी। विदेशी विवरण में मेगस्थनीज, बहुत इत्मीनान से हमने मेगस्थनीज के बारे में चर्चा करी थी। किस खेती को इन्होंने पहली बार देखा था, राजा के बारे में क्या वर्णन किया, राजा के नाम का उल्लेख कहीं पर किया या नहीं किया। स्ट्रेबो और कार्टियस, ये विदेशी विवरण से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य की जानकारी की। पुरातात्विक स्रोत में सबसे प्रमुख स्रोत है मौर्यों की जानकारी का, तो वह अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, उसके बाद में भवन, मृदभांड, स्तूप, गुफाएं, मुद्रा, आहत मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा के द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं हम ब्राह्मण साहित्य। ये इतिहास का एक ऐसा कैरेक्टर है कि चाणक्य की सहायता से जो व्यक्ति राज सत्ता पर बैठा और कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जिसने अपनी विजय की पताका लहराई थी, पहला एकमात्र राजा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत अच्छा, बहुत ही प्रेरणादायक एक पात्र है हमारे इतिहास का, जो हमें बताता है कि हार कर बैठने से सफलता नहीं मिलती। उस हार का सामना करके सफलता के लिए कड़ी मेहनत अगर की जाए, तो हम आसानी से हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उसका बहुत ही प्रेरणादायी पात्र है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो ब्राह्मण साहित्य पे आते हैं, वापस हमारी इतिहास की दुनिया से निकलकर इतिहास में ही वापस आते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य क्या कहते हैं भाई। ब्राह्मण साहित्यों में सबसे पहले कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है, साहित्य के संबंध में हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पुराणों से मिलती देखा, जैसे मैंने अभी बात करी विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रचना को याद रखना है तो उसके राइटर को साथ में रखो, ताकि आप उस पर्टिकुलर पुस्तक को हमेशा याद रखोगे। जैसे कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र पूरी एक लाइन बन गई, तो जब भी अर्थशास्त्र आएगा तो साथ में कौटिल्य रहेगा ही रहेगा, तो आपको अलग से नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस पर ढूंढी राज की टीका, इसके द्वारा भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है।
कलहन कृत राजतरंगिणी से भी जानकारी मिलती है। साथ में सोमदेव कृत कथा सरित सागर बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है ये कि किसके द्वारा रचित है, इसीलिए मैंने इसमें साथ में लिखा हुआ है। सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी और पतंजलि कृत महाभाष्य में किससे जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य कृत अर्थशास्त्रिक ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व रखती है। अब आप देखिएगा कि हम थोड़ा यहाँ से अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं कि उस समय कौटिल्य वहाँ पर रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना हम कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे, जिन्होंने उन्हें मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहायता निभाई। तो उनकी जो रचना है अर्थशास्त्र, वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की रहेगी या नहीं? जो व्यक्ति हर चीज़ को, हर घटनाओं को वहाँ पर देख कर लिख रहा है, हम उस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा यहाँ पर अनुमान लगाएँगे कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व रखती है। उसके बाद में हम देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। अर्थशास्त्र पर सर्वाधिक प्रामाणिक टीका किसने लिखी? तो भट्ट स्वामी ने लिखी। सर्वाधिक प्रामाणिक टीका, इनकी जो टीका का नाम है प्रतिपाद पंचिका। भट्ट स्वामी ने अर्थशास्त्र पर प्रतिपाद पंचिका नामक टीका लिखी है, जो अर्थशास्त्र को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन-सा हुआ? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को अगर आपको समझना है, तो उसके लिए आपको भट्ट स्वामी की प्रतिपाद पंचिका पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाखदत्त कृत। मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपदस्थ करने का इसमें उल्लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भाई चंद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपदस्थ करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अगर हमें पता होगा तो हम लिख देंगे इसमें मुद्रा राक्षस में मिलता है। किसकी कृति? विशाखदत्त की कृति है। इसकी रचना मौर्य काल के 1000 साल बाद संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस एक प्रकार से आचार्य कौटिल्य की आंशिक जीवनी है। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है ये हमारे लिए कि अगर हमसे पूछा जाए कि किस ग्रंथ को कौटिल्य की आंशिक जीवनी के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पर आ गया मुद्रा राक्षस, है ना? उसके बाद में पुराणों में मौर्य काल के इतिहास के सर्वाधिक पूर्ण पुराण कौन-सा माना जाता है? विष्णु पुराण। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। स्त्रोतों में बहुत अच्छे से जाना था हमने कि राजवंश से, किस पुराण से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम आते हैं बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य की सिंहली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश महावंश के बारे में देखा था। सिंहली, श्रीलंका सिंहली, इसे हम इस तरह से याद रखेंगे। बात हुई थी हमारी दिव्यावधान, अशोकावदान, महावंश टीका, महाबोधि वंश और दीर्घ निकाय से हमें मौर्य मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आता है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र। ये भद्रबाहु वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने का कार्य किया। आगे हम पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व वो बृहत कथा कोश में भी मौर्य साम्राज्य संबंधी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद में आता है हमारा संगम साहित्य, बहुत ही महत्वपूर्ण संगम साहित्य। मामूल नूर रुद्र शर्मन द्वारा लिखित अहना नूर, इसमें क्या मिलता है कि नंदों तथा मौर्यों का उल्लेख तथा चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी इसी में मिलती है। किसमें? मामल नूर का अहना नूर ग्रंथ में। कपिलार कृत परनार तथा एक अन्य संगम रचना मुरनार में मौर्यों का उल्लेख मिलता है। दोनों रचनाओं को हमें याद रखना है। विदेशी विवरण में क्या-क्या है हमारे पास? तो सिकंदर के समकालीन जो भी लेखक थे, सिकंदर पता है ना आपको, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्निया या हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये वही सारी चीज़ें हैं। तो वो अगर सिकंदर हमें हमें पता है ना, हमने जब इसीलिए मैंने स्रोतों पर इतना अच्छे से ध्यान दिया क्योंकि वह आधा इतिहास हमारा कवर करता है। प्राचीन भारत लगभग आधा कवर कर लेता है। अब देखिए जैसे सिकंदर के समकालीन, हमने देखा था सिकंदर के समकालीन कौन-कौन थे? सिकंदर के पहले कौन थे? समकालीन कौन थे? बाद में कौन थे? कौन-कौन से आए? वो सारे आए थे। तो ये अब हमारा क्या होता है रिवीज़न हो जाता है। इसीलिए
उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो सिकंदर के समकालीन लेखकों में निर्याकस, ऑनसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुल्स के विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में सूचनाएँ मिलती हैं, यानी इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया है। विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज है ना, ये यूनानी राजदूत थे। इन्होंने क्या लिखी? इंडिका लिखी। यह राजदूत के रूप में अराकोसिया या कांधार से मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र आया था। दुर्भाग्यवश ये ग्रंथ अपनी मूल रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत ग्रंथ मिले इससे हमने देखा था कि इंडिका की रचना हुई थी। परवर्ती क्लासिकल लेखकों ने अपने ग्रंथों में इंडिका को उद्धृत किया। इनमें स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लूटार्क, जस्टिन, क्लाडियस, एलियंस, द प्यूक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स प्रमुख है ये। इनके द्वारा जो इंडिका नामक ग्रंथ जो अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है उसे पुनः उद्धृत करने का कार्य इनके द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। अब ये हमने क्या देखा? साहित्यिक साक्ष्य देखे, विदेशी विवरण देखे। अब थोड़े हम पुरातात्विक स्रोतों पर आते हैं ताकि हमें पता चले कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हम किन किन से प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारी मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर इतिहास विषय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण लेक्चर प्रतिदिन चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करिए। 6,999 की बैच 4,999 में उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपका स्वप्न है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए मेहरा क्लासेस के साथ जुड़िए। आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से, बहुत गहनता से अध्ययन किया जा रहा है। किसी भी चीज़ का हमें छोड़ना नहीं है, उसी हिसाब से हमारा अध्ययन चल रहा है। आप जल्दी से एप्लीकेशन पर जुड़िए। और अगर आपके मस्तिष्क में यह बात है कि हम लास्ट के 2 महीने में कवर कर लेंगे तो यह असंभव है, क्योंकि इतना विस्तृत पाठ्यक्रम है हमारा कि हम किसी भी तरीके से 2 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं ना कि अगर हम एक साथ खाने की कोशिश करेंगे तो वो पचेगा नहीं, है ना, अजीर्ण हो जाएगा। और इसी अजीर्ण से बचने के लिए थोड़ा 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 आप पढ़ते रहिए और सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। ऐसा है कि जब हम खुद से लिखते हैं तो वो बात हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। और जो अच्छे से बैठ जाती है वो कभी भूल नहीं पाते। और जब कोई भूल ही नहीं पाएगा तो वो एग्ज़ाम में अच्छे से करेगा। तो जल्दी से जल्दी मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़िए। वापस हम हमारे पॉइंट पर आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में क्या है? मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो हमें पता है अशोक के शिलालेखों का। भारतीय इतिहास में लिखित स्रोत सामग्री का प्रथम परिचय यही अभिलेख देते हैं। बहुत सारे अभिलेख अशोक के द्वारा लिखे गए हैं। किस अभिलेख में क्या है हम हमारी क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। मौर्य सम्राट अशोक ने उत्तम पुरुष कोटि में उत्कीर्ण कराकर इन्हें जारी किया। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सोहगरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में तथा महास्थान बोगरा बांग्लादेश भी मौर्य इतिहास के निरूपण में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें एकमात्र यह लेख है जहाँ पर अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य को एक साथ जानकारी देता है। दोनों को एक साथ दर्शाया गया है। किस किस को? सम्राट अशोक को और चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य साम्राज्य के 2 शासकों को एक साथ दर्शाया गया है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोकोत्तर यानी अशोकोत्तर युग के अभिलेखों में कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख व शालीहुंड ब्राह्मी शिलाकलक लेख आंध्र प्रदेश में अशोक का उल्लेख मिलता है। साथ ही वायु पुराण व ब्राह्मण पुराण के अनुसार क्या कहते हैं कि 9 सम्राट हुए हैं। मत्स्य पुराण व विष्णु पुराण क्या कहते हैं कि 10 मौर्य शासक हुए हैं, जिन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? 137 वर्षों तक। मत्स्य पुराण की सूची में क्या है? चंद्रगुप्त है, अशोक का नप्ता या दशरथ, संप्रति, संतधवा, बृहदत्त। ये कौन सी सूची है? ये मत्स्य पुराण की सूची है। विष्णु पुराण क्या कहता है? चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, अशोक है, सुयस है, दशरथ है, संगत है, शालीशुक है, सोमवर्मा, संतधवा और बृहदत्त है। अंतिम मौर्य शासक बाद में हम देखेंगे बृहदत्त ही हुए हैं। और एक अन्य पुराण में क्या कहते हैं कि 13 मौर्य शासक हैं। यहाँ पर 13 मौर्य शासकों की सूची मिलती है। ये किस पुराण में कितने मौर्य शासकों की सूची मिली है, ध्यान रखना है ना। आने जैसे प्रश्न यही होते हैं और आजकल एमपीपीएससी की मानसिकता आंकड़ों पर ज़्यादा है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम हमारे आज के मुख्य पात्र की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नंद वंश के पतन के बाद जिनका समय काल रहा, पहले हमें हमेशा समय काल के बारे में बात करनी चाहिए, है ना? तो समय काल इनका रहा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। जब भी ईसा पूर्व आता है, क्या पता हमारे दिमाग में या मेरे दिमाग में खुजली चल जाती है कि आप समझ पा रहे होंगे या नहीं। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो जल्दी से मेरा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपने आप को एनरोल करिए। नंद वंश के पतन के बाद मगध में मौर्य वंश का उदय हुआ। इस नई शक्ति का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था तो मौर्य वंश हो गया ये। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वृतांत तथा वंश परिचय के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है और एक मत होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंसान के विचार कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। विचारों में हमेशा भिन्नता होती है। सबके अपने विचार, सबके अपने व्यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग विचार, अलग अलग मतभेद, अलग अलग मत हैं। तो हम आगे देखेंगे कि लोगों इतिहासकारों का क्या कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से संबंधित है। ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन तथा बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय और ग्रीक साहित्य में उसे निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बताया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या कहता है ग्रीक साहित्य कि वह निम्न कुल का नहीं था, उसकी जो परिस्थिति थी वह निम्न थी। ब्राह्मण साहित्य कहता है चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है। जैन तथा बौद्ध साहित्य क्या कहता है? क्षत्रिय। ध्यान रखिएगा, शूद्र ब्राह्मण साहित्य कहता है, क्षत्रिय जैन और बौद्ध साहित्य कहता है, और ग्रीक साहित्य क्या कहता है कि वो निम्न कुल में नहीं जमा, उसकी परिस्थितियां निम्न थी। कभी कभी हम परिस्थितियों से हार जाते हैं, यही परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। जब उस परिस्थितियां उसके अनुकूल हुई तो वह सम्राट बन गया, मौर्य साम्राज्य का शासक बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य का वंश परिचय और उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं ना। विष्णु पुराण इसे कहता है कि शिशुनाग वंश के पश्चात शूद्र योनि के राजा ने शासन किया था, यानी मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र योनि के है, ये कहता है विष्णु पुराण। उसके बाद में विष्णु पुराण के जो टीकाकार है, कौन है? श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया और मूरा के संतान होने के कारण वह मौर्य कहलाए। वो रीजन भी दे रहे हैं कि मूरा की संतान होने के कारण ये क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। फिर मुद्रा राक्षस कहते हैं, मुद्रा राक्षस में लिखा गया है कि इसमें नंद वंश के शासकों को उच्च कुल तथा चंद्रगुप्त को निम्न कुल या वृषल या कुलहीन बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया प्रश्न है कि किस ग्रंथ में वृषल, कुलहीन या निम्न कुल का बताया गया है? तो मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस की जो टीकाकार है, अभी देखा था हमने साहित्य के स्रोतों में, टीकाकार कौन है? ढूंढीराज, जिन्होंने जो क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त नंद वंश के क्षत्रिय शासक स्वार्थ सिद्धि की मूरा नामक शूद्रा वृषल आत्मजा रानी से उत्पन्न हुआ पुत्र है। मुद्रा राक्षस पर जो इन्होंने टीका लिखी है उनका कहना है कि वह मूरा नामक शूद्रा के ही पुत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य। कथा सरित सागर तथा वृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त की शूद्र उत्पत्ति बताई गई है और उन्हें पूर्व नंद सुत या नंद के वैधानिक पुत्र की संज्ञा देते हैं। वो बौद्ध बौद्ध और जैन साक्ष्य तो क्षत्रिय कहते हैं, अभी देखा था हमने। बौद्ध और जैन साक्ष्य क्या कहते हैं? बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण सुत्त, दीर्घ निकाय, दिव्यावदान, महावंश आदि में मौर्य को क्या कहा गया है? मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। अब आप इससे देखिएगा कि जैन धर्म को इन्होंने ग्रहण कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। तो ये दोनों ग्रंथ मौर्य साम्राज्य को क्षत्रिय कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कनेक्टिविटी हमें आनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको, अगर याद हो कि पेशाची प्रवृत्ति, पेशाची शैली क्या होती है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि हर बार शब्द को देखकर हमें हमारा माइंड या दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कुछ कुछ शब्द वो नहीं होते जो हमारा दिमाग सोचता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी करनी है, लेकिन वहां पर हमें कनेक्टिविटी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। अभी प्रश्न आया था एमपी सेट में। इसमें क्या है? चंद्रगुप्त को मयूर पोषित, क्या बताया गया? चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया का दोहित्र तथा क्षत्रिय बताया गया है। ये भी क्या बोल रहे हैं कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय हैं। साथ ही विदेशी साक्ष्य जस्टिन क्या लिखता है कि चंद्रगुप्त यद्यपि सामान्य कुलोत्पन्न था, तथापि देवी प्रेरणा से वह सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। जस्टिन कहते हैं कि पैदा तो वह सामान्य कुल में ही हुआ, लेकिन
उनकी जो प्रेरणा थी, दैवीय प्रेरणा, उनके मन का जो आत्मविश्वास था, दैवीय प्रेरणा थी, उन प्रेरणा की वजह से वह सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। साथ ही स्पूनर क्या कहते हैं? स्पूनर कहते हैं कि स्पूनर ने कहा कि मौर्यों को पारसिक बताया है इन्होंने, और ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग-अलग अभिधानों से संबंधित किया गया है। सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्ट, एरियंस और स्ट्रेबो और जस्टिन, इन्होंने क्या कहा इसको? सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्ट्स। किसने-किसने कहा है? एरियन, स्ट्रेबो और जस्टिन ने इसे इन नामों से संबोधित किया है। सर्वप्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने फरवरी 1793 में सेंड्रोकोट्स की पहचान किससे करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। किसकी? सेंड्रोकोट्स से पहचान करी थी। और आगे जो उन्होंने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान करी, जो मेगस्थनीज कहता है सेंड्रोकोट्स, ठीक है? मेगस्थनीज के द्वारा जो पाली प्रथा है उसी को विलियम जोन से पहचान करते हैं पाटलिपुत्र से। क्या कहते हैं कि जो मेगस्थनीज ने पाली प्रथा कहा है वही क्या है, वास्तव में पाटलिपुत्र है। इसके बाद में इसकी स्थापना, भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। किस इसकी स्थापना से? मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम तथा एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रवन का जूनागढ़ अभिलेख है, जहां पर चंद्रगुप्त संज्ञा दी गई है। अब संज्ञा की परिभाषा बता दूं क्या? यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्ति का नाम आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर संज्ञा लिखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के ज्ञान के लिए मुख्यतः बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। महावंश टीका कहती है कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे वह मौर्य वंश के प्रमुख थे। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ये कौन कह रहा है? ये महावंश टीका कह रहा है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के गर्भ में थे तब क्या हुआ था? उनके पिता की मृत्यु हो गई। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? जन्म स्थान कहाँ होगा इनका? पाटलिपुत्र। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक की लालन पालन हेतु सौंप दिया गया। जब उनका जन्म हुआ तो किसी एक गोपालक को क्या करा? उन्हें लालन पालन के लिए सौंप दिया। कुछ बड़ा होने पर वह एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया और फिर यही शिकारी से चाणक्य जी ले लेंगे इनको। आगे चलते हैं। वह प्रतिभा संपन्न था। हमेशा देखिएगा आप कि पुत्र के पग पालने में नजर आते हैं बड़े-बड़े महाराज, बड़े-बड़े सम्राटों, बड़े-बड़े महापुरुषों में यह प्रतिभा बचपन से ही देखी जा सकती है। जैसे मुझ में भी है ना? जैसे मैं बात करती हूँ। मजाक था, आगे बढ़ते हैं। वो प्रतिभा संपन्न था, इसलिए शीघ्र ही उसमें अपने हम उम्र बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। एक दिन वह पाटलिपुत्र के निकट संभवतः विंध्य क्षेत्र में राजकिलम या राजकीय खेल में व्यस्त था। जो भी राजकीय इनका खेल होता है, याद रखिएगा, हम यहाँ पर देख भी देते हैं, राजकिलम खेल में क्या था? व्यस्त था। उसी समय क्या होता है? सर्वप्रथम चाणक्य की भेंट होती है। किनसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब ये उसी शिकारी से 1000 करशापन देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं। तत्पश्चात चाणक्य उसे तक्षशिला ले गए और 8 वर्षों तक विधिवत शिक्षा देकर उन्हें सभी विधाओं में निपुण किया गया। क्योंकि चाणक्य की जो कौटिल्य क्या जो ग्रंथ है, अर्थशास्त्र है, उसमें है कि एक राजा का हर क्षेत्र में निपुण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि राजा को निर्णय भी सही लेना होगा, युद्ध भी अच्छे से करना होगा और अपने साम्राज्य को भी बहुत अच्छे से चलाना होगा, प्रजा के मन की बात को समझना होगा, उसे गुप्तचरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसे कोषागार समझना होगा। तो इसलिए 8 वर्षों की कड़ी और विधिवत शिक्षा के बाद उसे सभी विधाओं में निपुण किया गया। क्यों? क्योंकि उसे खेलते हुए देखकर ही चाणक्य भाप गए थे कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनमें राजा बनने के सारे गुण मौजूद है। ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान, ये हमने देख लिया है ना, यहाँ पर उन्हें खरीद लिया गया है। अब वो चाणक्य के सानिध्य में आ गए हैं। अब वो कैसे राजा बनते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। हम उस और हमारी यात्रा को लेकर चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। मगध पर असफल आक्रमण, पहला आक्रमण असफल होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया। क्यों करा? बहुत अच्छी एक कहानी, बहुत फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में, मैं आपको इस बीच में सुनाऊंगी।
देखिएगा कि कैसे सफलता हासिल की जाती है ना? हम इस पर बात करेंगे, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। नहीं मिलेगी भई, डायरेक्ट आप अभी आपने शिक्षा ग्रहण करी, अभी-अभी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करा और आप चाह रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाओ, उससे नहीं होगा। आपको उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उसे प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। इसीलिए तो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि हम परीक्षा का स्तर समझ सकें। इसीलिए तो हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि हमें समय का संयोजन मालूम पड़े। हम डायरेक्ट युद्ध के लिए थोड़ी चले जाएँगे। ये सारी चीज़ें जो सिलेबस है, सारी तैयारी बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। तो युद्ध के लिए भी यही रणनीति होती है। डायरेक्ट आप क्यों गए मगध पर आक्रमण करने के लिए? आपको सफलता मिलेगी कैसे? नतीजतन क्या हुआ? चाणक्य सहित उसे भागना पड़ा। स्वाभाविक बात है, उसकी सेना नष्ट हो गई। महाबोधि वंश में वर्णित है कि दोनों वहाँ से भागकर पंजाब की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसी दौरान एक रात्रि उन्होंने किसी घर में अतिथि के रूप में विश्राम किया। सत्य घटना पर आधारित कथा, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ, है ना? वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक अजीब वाक़या होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें आस-पास का माहौल बताने की कोशिश करता है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हो। बस ज़रूरत होती है उसे समझने की। चाणक्य जैसा अगर कोई व्यक्ति हो तो आसानी से समझ जाता है। चंद्रगुप्त जैसा अगर कोई शिष्य हो तो आसानी से मान जाता है। लेकिन आजकल ये गुरु और वो गुरु दक्षिणा और वो शिष्य आज के समाज में, आज की दुनिया में मिलना असंभव है। देखिए कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, एक मामूली सी घटना किसी के जीवन की दशा और दिशा कैसे निर्धारित करती है। आप देखेंगे कि क्या होता है कि उसी बीच एक बालक बीच से गर्म रोटी खाने का बार-बार असफल प्रयास कर रहा था। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम क्या चाणक्य की तरह कर रहे हो? बीच में यानी जो बीच का हिस्सा ज़्यादा गर्म है, मगध पर आक्रमण कर रहे हो। उसे आइट साइड से यानी आस-पास से खाओ। तो वो रोटी ठंडी रहेगी और आसानी से खाई जा सकती है। तब चाणक्य को समझ में आता है कि मैं मगध के जैसे साम्राज्य पर अधिकार अगर मुझे करना है, तो उससे पहले मुझे छोटे-मोटे जो राज्य है, जो छोटे-मोटे आस-पास के जो राज्य है, उस पर अधिकार करना पड़ेगा। तब जाकर मैं मेरा बाहुबल, मेरा शक्ति बढ़ा सकूँगा और मगध पर आक्रमण करने के लायक हो सकूँगा। ये चीज़ें इतिहास का अक्षरशः हमें सिखाता है कि हमें हमारे जीवन में कैसे जीना चाहिए। हर बात हमें समझाता है, हर बात हमें सिखाता है। ज़रूरत होती है समझने की, ज़रूरत होती है सीखने की। बहुत ही विस्तार से हम मौर्य साम्राज्य पर चर्चा कर रहे हैं। आगे की क्लास अगर आपको देखना है, अगर आपको यूँ ही कंटिन्यू करना है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरा क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बताती हूँ। वर्तमान में हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, वह है जो जिसकी एमआरपी 6,999 है, मात्र 4,999 में उपलब्ध है। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिखाई देती है, वैसे ही मेरा क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, सारी चीज़ें बताई जाएगी और आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए। कैसे करेंगे? तो आपको मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मेरा क्लासेस चैनल को विज़िट करना है, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जल्दी जॉइन करिए अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य फैमिली के साथ। पूरा लेक्चर आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, क्योंकि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सफलता सपने देखने से कभी नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती और मिलेगी भी क्यों? जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे? अगर शेर भी शिकार नहीं करेगा, तो उसके मुँह में स्वयं हिरण चलकर नहीं आएगा, उसे शिकार करना ही पड़ेगा। यानी आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी और मेहनत नहीं, कठिन मेहनत करनी होती है, तब जाकर सफलता के आसमान पे हम उड़ सकते हैं और उस मेहनत में हम आपका साथ देंगे। मैं हूँ आपकी इतिहास की एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत, पीएचडी विथ नेट, एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट। दीजिए मुझे इजाज़त। जय गणेश।